हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज के बारे में। तो यह मक्के का एक बहुत ही प्रमुख रोग है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, जो कि मक्के में लग जाता है। इससे मक्के की पौधे, पत्ती, फल तीनों को नुकसान पहुंचता है। तो हम लोग इस रोग के बारे में जानेंगे, इसका डिजीज साइकिल जानेंगे, सिम्टम जानेंगे, ईटियोलॉजी जानेंगे, मैनेजमेंट जानेंगे, सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो कि आप सभी में यूज करेंगे। क्या करेंगे? सभी में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज, लास्ट में उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, तो मक्के का जो डाउनी मिल्ड्यू है उसके बारे में। तो मक्का भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है, लेकिन कई तरह के रोग इसकी पैदावार को प्रभावित करते हैं। मक्का जो है हमारे भारत का प्रमुख खाद्य फसल है, लेकिन कई तरह के रोग लग जाते हैं इसमें, जिससे उसको प्रभावित कर देते हैं। जिनमें से एक मुख्य रोग है डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा? डाउनी मिल्ड्यू। यह एक गंभीर रोग है जो फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है, और मक्के की पत्तियों, तनों और भुट्टों को नुकसान पहुंचाता है। कहाँ नुकसान पहुंचाता है? मक्के के पत्तियों, तनों और भुट्टों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सिम्टम देखेंगे तो पत्तियों पर पीली या भूरी धारियां दिखाई देना। देखिए, मैं इसका फोटो लेना भूल गया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, मैं इसका फोटो नहीं ले पाया। तो ये जो मक्के का पौधा होता है ना, जब जब इस रोग से प्रभावित हो जाता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग से, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उस पर पीली या भूरी धारियां दिखाई देने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से धारियां दिखाई देने लगती है। किस पे? पत्तियों पर पीली या भूरी धारियां दिखाई देने लगती हैं। थोड़ा सा मैं इसका यूज करूँ, देखो समझ में तो आ नहीं रहा है। तो पीली या भूरी धारियां दिखाई देने लगती हैं। दूसरा पॉइंट है पत्तियों के सफेद रंग के फफूंद का विकास होना। देखिए, पत्ती जो होती है उस पर सफेद रंग के फफूंद का विकास होने लगता है। पौधे का विकास रुक जाता है। यह रोग यदि किसी पौधे में लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। गुच्छे का आकार खराब हो जाता है, मतलब जो उसका टेसल बनता है, ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है, वह क्या होता है? खराब हो जाता है। दानों के बिना ही भुट्टा बन जाता है। दाना नहीं बनता, लेकिन भुट्टा पूरा ढक जाता है, भुट्टा बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका सिम्टम था। देखिए, थोड़ा छोटा छोटा बताएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सिम्टम यही था, पत्तियों पर पीली या भूरी धारियां दिखाई देना, पत्तियों के सफेद रंग की फफूंद का विकास होना पत्तियों पर, और पौधे का विकास रुक जाना, गुच्छे का आकार खराब होना, मतलब टेसल जो है उसका, और दाने के बिना ही भुट्टा बन जाना, यह इसका था सिम्टम। अब देखेंगे ईटियोलॉजी के बारे में। इसका ईटियोलॉजी का है, ईटियोलॉजी मतलब बोलते हैं हेतुकी, मतलब जिसके कारण यह रोग हो रहा है उसको देखेंगे। तो किसके कारण से यह रोग होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसका मैंने नाम लिखा हुआ है। तो ईटियोलॉजी का नाम है पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस। ठीक है, पेरोनो पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस। देखिए, नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है इन सभी का, आप लोग जानते हैं। या पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा सोरगरई, या पी मेडिस, मतलब पी मेडिस मतलब पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा मेडिस। ठीक है, तो यह 3 प्रकार के होते हैं, मतलब और भी हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया, सॉरी, कवक हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फिलिपिनेंसिस के द्वारा होता है, सोरगरई के द्वारा होता है, मेडिस के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इन तीनों का ही नाम लिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम याद रखिएगा भैया। अगर नहीं याद आएगा तो ये कहीं का लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो ईटियोलॉजी क्या है? पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा। फिर समझिएगा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा, पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा, क्या? पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, फिलिपिनेंसिस, या पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा सोरगरही, या पेरोनो स्क्लेरोस्पोरा मेडिस। यह 3 जो कवक होते हैं, कवक यह रोग फैलाते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। और एक ही चीज को 2-3 बार बोल दिया, अब कुछ लोग को यह खराब लग जाएगा भाई, क्या बोल सकते हैं उसके लिए। चलिए देखते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल रोग चक्र। रोग चक्र में आप लोगों को भी पहले मैं प्राइमरी इन्फेक्शन बताऊंगा, उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन बताऊंगा। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है? तो प्राइमरी इन्फेक्शन, तो यह फफूंद जनित रोग है। यह जो रोग होता है मक्के का डाउनी मिल्ड्यू, यह फफूंद जनित रोग है। मिट्टी में मौजूद बीजाणु इस रोग का प्राथमिक स्रोत होते हैं। मिट्टी में मौजूद जो बीजाणु होते हैं वह इसका प्राथमिक स्रोत होते हैं।
ये बीजाणु पिछली फसल के संक्रमित अवशेषों से जमीन में रह जाते हैं। जब पिछली फसल संक्रमित होती है उसी से यह जो बीजाणु होते हैं जमीन में छुप जाते हैं, रह जाते हैं। कुछ मामलों में बीज जनित फफूंद भी प्रारंभिक संक्रमण का कारण बनते हैं। कुछ मामले में जो बीज होते हैं उसमें भी यह रोग चले जाते हैं और बीज के माध्यम से प्रारंभिक संक्रमण का कारण बनते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। लेकिन यह आमतौर पर नए और अधिक नमी वाले पौधों तक ही सक्रिय रहता है, सीमित रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो रोग होता है यह नए और अधिक नमी वाले बीजों तक ही सीमित रहता है। तो यह प्राइमरी इन्फेक्शन था कि यह जो रोग होता है फफूंद जनित रोग है, मिट्टी में मौजूद बीजाणु इस रोग का प्राथमिक स्रोत है। यह बीजाणु कहाँ से आता है? जब पिछली फसल जो होती है उससे जो संक्रमित पौधा होता है उसके अवशेष जब जमीन में रह जाते हैं तो उसमें उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ मामलों में देखा जाता है कि जो बीज होता है उसमें ये रोग चला जाता है और जब बीज बुआई हो जाती है उसको एनवायरमेंट मिलता है अच्छा खासा, तो यह क्या करता है, प्रारंभिक संक्रमण का कारण बन जाता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि यह जो प्रारंभिक संक्रमण का कारण बनता है वह अधिक नमी वाले और नए बीज तक ही सीमित रहता है। इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद पत्तियों के नीचे बनने वाले जो बीजाणु होते हैं, कोनिडिया बोल सकते हैं उनको, हवा के माध्यम से क्या करते हैं, फैलते हैं। पत्तियों के नीचे बनने वाले बीजाणु जो सफेद रंग के होते हैं, लक्षण मैंने बताया था, वह हवा के माध्यम से फैलते हैं और स्वस्थ पौधे को संक्रमित कर देते हैं। इसी कारण आमतौर पर खेत में रोग का फैलाव गुच्छे में होता है। इसी कारण यह जो रोग होता है इसका फैलाव ज्यादातर गुच्छों के रूप में होता है। उपयुक्त परिस्थितियां जैसे कि ओस या हल्की बारिश और गीला मौसम बीजाणुओं के उत्पादन और उनके फैलाव को बढ़ावा देता है। यदि हल्की बारिश हो जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो बीजाणु होते हैं उनको फैलाव, उनके मतलब उनको बढ़ावा देता है, ठीक है। ये बीजाणु पत्तियों पर अंकुरित होते हैं और फिर वायु छिद्र या स्टोमेटा के माध्यम से पत्ती के भीतरी ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। यह जो बीजाणु होते हैं यह क्या करते हैं कि पत्तियों पर ही अंकुरित होते हैं और स्टोमेटा के माध्यम से पत्ती के भीतरी ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने इसका डिजीज साइकिल जो है उसको यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको मत देखिए, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसका मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए क्या क्या। चलिए प्राइमरी इन्फेक्शन है। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या किया, सिम्टम अपीयर ऑन प्राइमरी इन्फेक्शन जब हुआ तो वहाँ पे सिम्टम दिखा, सिम्टम में देखने के बाद कोनिडिया के माध्यम से उड़कर दूसरे पौधे पर जा रहा है, फिर जन्म ट्यूब बना रहा है। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन कर रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शन करने के बाद क्या कर रहा है कि कुछ दिन तक खरपतवार में या पौधों के ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसका जर्मिनेशन हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद फिर से यही प्रोसेस बार बार चल रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसका डी साइकिल। इसका साथ ले लीजिए आप लोग, आसानी रहेगा समझने में। आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट। हाँ देखिए, मैं एक पॉइंट आप लोगों को बताया था शुरू में ही कि कुछ ऐसी बात एक बताऊंगा आप लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी आगे आप लोग डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें यदि कहीं से कवक द्वारा होने वाला कोई भी रोग आ गया, फफूंद द्वारा होने वाला कोई भी रोग आ गया, आप लोग सीधा यही वाला जो मैनेजमेंट डाल देंगे। और यदि कोई अलग रहेगा तो भी आप यही डालेंगे, लेकिन वहाँ पे जो सीड ट्रीटमेंट का केमिकल है और उसको वो कंट्रोल का जो केमिकल है उसको बदल देंगे। ध्यान समझिएगा, यदि फफूंद वाला रहेगा, कवक वाला रहेगा तो एग्जैक्ट यही आप लोग डाल देंगे मैनेजमेंट में। लेकिन अगर अन्य किसी के द्वारा होने वाला रहेगा तो वो पूरा पॉइंट यही लिखेंगे, सिर्फ जहाँ पर सीड ट्रीटमेंट में बताऊंगा वहाँ पर सीड ट्रीटमेंट के लिए अलग रसायन का यूज करेंगे और जहाँ पर इसका कंट्रोल करना होगा उसके लिए अलग रसायन का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो कोई भी क्रॉप हो, कोई भी डिजीज हो, उसमें सबसे पहले पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि फसल की कटाई के उपरांत खेत में जो छूटे हुए पौधे के अवशेष होते हैं या खरपतवार होते हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए, ठीक है। पुराने फसलों के खरपतवारों को या फसल कटाई के उपरांत खेत में छूटे हुए पौधे के अवशेषों को या खरपतवारों दोनों को एक साथ नष्ट कर देना चाहिए। पहला पॉइंट सभी में आप लोग इसको लिखेंगे। दूसरा, खेत के आसपास उगे एकांतरी परपोषी व खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। खेत के आसपास जो उगे एकांतरी परपोषी होते हैं और खरपतवार होते हैं उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में बता दिया। दोनों पॉइंट सभी में यूज करेंगे। अगला पॉइंट, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करेंगे। इसको भी आप लोग सभी में यूज करेंगे। कहाँ पर? सभी में यूज करेंगे इसको। संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करेंगे, ना कि उर्वरक की मात्रा ज्यादा हो जाए इससे रोग लग जाता है, ठीक है। सदैव बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। यदि कवक जनित रोग है तो आप लोग ये मैं जो रसायन बता रहा हूँ इसमें से किसी भी रसायन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कार्बेंडाजिम भी आप लोग जोड़ सकते हैं। मेथिरम हो गया, ठीक है, मेथिरम, कार्बोक्सिन, फ्लोडियोक्सोनिल, हेक्साकोनाजोल, ठीक है। मेथिरम हो गया, फिर से रसायन का नाम सुनिएगा बीज उपचारित करने के लिए कवक में। मेथिरम हो गया, कार्बोक्सिन हो गया, फ्लोडियोक्सोनिल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया और कार्बेंडाजिम हो गया, ठीक है। इससे कार्बेंडाजिम से भी आप बीज को उपचारित कर सकते हैं, याद रखिएगा।
यह जो सदैव बीज को उपचारित करके बोए, इसको सभी में यूज करेंगे। और रसायन का नाम लिखना जरूरी है, रसायन का नाम लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। और अगला पॉइंट जो उचित मात्रा में जल का प्रयोग करें, इसको सभी में यूज करेंगे, तो हमें उचित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें, इसको भी सभी में यूज करेंगे। और रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, इसको भी सभी में यूज करेंगे, ठीक है। रासायनिक रूप से नियंत्रण के लिए मैनकोजेब, हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल जैसे फफूंदनाशक में किसी एक का छिड़काव करना चाहिए, या यहाँ पर आप लोग उसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यह जो मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट बताया, ठीक है मैंने आप लोगों को जो मैनेजमेंट बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि इसको सही में आप लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है, ट्रीटमेंट को और कंट्रोल को। तो एक बार मैं फिर बताऊंगा, जल्दी जल्दी सुनिएगा, क्योंकि बता रहा था ये सही में यूज कीजिए तो क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो सबसे पहले फसल की कटाई के उपरांत खेत में जो छोटे पौधे के अवशेष होते हैं, खरपतवार होते हैं, उन्हें एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रोग होता है उनके अंदर छिप सकता है। बताया मैंने ना कि कभी कभी ये बीज के माध्यम से भी हो जाता है। तो बीज के माध्यम से कैसे हो गया? जब रोग बीज में चला गया तभी ना, उसी प्रकार से रोग जो है पौधे में चला जाएगा, किसी घास पे जाके रुक जाएगा, किसी पौधे का अवशेष में रुका रहेगा और अगले फसल में वो नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए उसे नष्ट कर देना चाहिए। खेत के आसपास हुए एकांतरी परपोषी या खरपतवारों को उगा कर नष्ट कर देना चाहिए। खेत के आसपास यदि कोई खरपतवार उगा है तो उसको उगा कर नष्ट कर देना चाहिए। संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। बीज को हमेशा उपचारित करके बोना चाहिए। उचित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। रासायनिक रूप से नियंत्रण के लिए मैनकोजेब, हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल जैसे फफूंदनाशक का छिड़काव करना चाहिए, या कार्बेंडाजिम का भी छिड़काव आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया है समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो चाहे तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।